हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरभैया मैथ्स क्लासेस। आज मैं क्लास 9 साइंस का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है और उसके टाइप्स देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया किसी भी बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच इट इज़ नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट। इस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, क्या लिखे, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, जिसके कारण वो बॉडी अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करें। जैसे ये पेन को अपन रख दिए यहाँ हाथ पे, तो ये क्या है, पेन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो क्यों रेस्ट पे है, तो ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि अपन एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाइड ना कर दे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर देंगे, जैसे इसको धक्का दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इनर्शिया क्या होता है। एक बार और देख लीजिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट इज नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट, जिसके कारण वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उस पर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। ठीक है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ऑन द डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ द बॉडी का मतलब यहाँ मास है। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ बॉडी। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो बॉडी के डेंसिटी पे, मतलब उसके मास पर डिपेंड करता है। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो उसकी इनर्शिया कम होगी। ठीक है, उस बॉडी की। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया दो टाइप्स का है हम लोग का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखेंगे, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it। inertia of rest में क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी, if a body is at rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। ठीक है, इनर्शिया में देखो दोनों चीज आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट उससे अलग कर दिया ये टॉपिक को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट अलग डेफिनेशन दिया और इनर्शिया ऑफ मोशन अलग हो गया उसका टाइप। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या बोलता है कि बॉडी अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, और जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाइड ना करें। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अपन। देखो, इफ अ बस एट रेस्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, कोई बस रेस्ट में है और उसको स्टार्ट कर देते हैं सडनली। सडनली मतलब, सडनली स्टार्ट मतलब अचानक उसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करना मतलब वो मूव करना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि बॉडी मूव करने लगेगा। कौन, बस पहले रेस्ट में था अब वो चलने लग रहा है। इफ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है या आदमी है वो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसको। ये क्या बोल रहा है, अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों, तो इसका रीजन है, बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द मैन सिटिंग इन द बस, क्योंकि उसका जो लोअर पर्सन रहता है, किसका, उस आदमी का, सिटिंग इन द बस, बस में जो बैठा है उस आदमी का लोअर पोर्शन जो रहता है किससे कनेक्ट रहेगा, बस से कनेक्ट रहेगा। स्टार्ट्स मूविंग विथ बस, जैसे ही बस स्टार्ट होगा तो उसका लोअर पोर्शन भी क्या होगा, मूव करने लगेगा। बट द अपर पोर्शन ऑफ हिज बॉडी, लेकिन उसका जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो क्या रहेगा, कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि उससे कनेक्ट नहीं है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऐसा टेक के नहीं बैठा हुआ, वो ऐसे बैठा हुआ है। अगर टेक के बैठे रहेगा तो फिर वो पूरा बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक, उसको धक्का ही नहीं लगेगा। ठीक है,
starts moving the bus but the upper portion of his body tends to continue in the state of rest। और उसका जो upper portion है वो बोल रहा है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा ड्यू टू inertia of rest, therefore the man falls backward, जिसके कारण वो व्यक्ति पीछे की तरफ उसको क्या होता है, धक्का लगता है। एक बार और समझ लीजिए, इफ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, ठीक है, कोई बस रेस्ट में है, स्टार्ट किया जाता है उसको सडनली, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो बोलता है कि उसमें जो बैठा व्यक्ति है, उसमें जो बैठा मैन है, उसको क्या होता है, फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो इसका क्या रीज़न है, तो रीज़न है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब कैसे उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग दिए हैं, बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द मैन सिटिंग इन द बस, मतलब बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसका जो लोअर पोर्शन है वो किससे कनेक्ट रहता है, बस से। जैसे ही बस मूव करेगा उसका लोअर पोर्शन भी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, और उसका जो अपर पोर्शन है वो उससे कनेक्ट नहीं है बस से, मतलब ऐसा टेक के नहीं बैठा हुआ, ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो बस से कनेक्ट नहीं है, तो वो पहले भी रेस्ट में था और अभी भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, जिसके कारण उसको क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जो बैठा, जैसे ये पोर्शन अपन का बैठा हुआ है तो बॉडी मूव करे, बस मूव किया तो उसका लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन है मान लो, तो लोअर पोर्शन भी उसका क्या करेगा, मूव करेगा ऐसे, तो पीछे की तरफ धक्का लगेगा ऐसा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द डस्ट इज रिमूव व्हेन अ ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक। क्या बोल रहा है कि ब्लैंकेट में जो डस्ट रहता है उसको छड़ी से मारने पर वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसका क्या रीजन है, तो रीजन यही रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होता क्या है, जब ब्लैंकेट को अपन छड़ी से बार बार पीटेंगे इसको, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेट को बार बार छड़ी से, स्टिक से इसको पीटेंगे, तो पीटने से क्या होगा, उस ब्लैंकेट जो है वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो ये मोशन में आ गया और वो रेस्ट में आ गया, तो वो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। चलो देख लो इसका एक बार और। द डस्ट इज रिमूव व्हेन अ ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ब्लैंकेट को बार बार मतलब मारने से वो उसमें का जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाता है। बिकॉज इनिशियली द ब्लैंकेट एंड डस्ट पार्टिकल ऑन इट बोथ आर एट रेस्ट। क्या बोल रहा है, इनिशियल में, स्टार्टिंग में ब्लैंकेट और डस्ट पार्टिकल दोनों ही किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। व्हेन द ब्लैंकेट इज स्ट्रक बाय स्टिक, ठीक है, जब ब्लैंकेट को स्टिक से पीटा जाता है, ठीक है, इसको बार बार पीटा जाता है, इट सेट्स इनटू मोशन, वो मोशन में आ जाता है, कौन, ब्लैंकेट मोशन में आ जाएगा। वाइल द डस्ट पार्टिकल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, जबकि जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में पहले भी था अभी भी क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किस कारण, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। हैंस द डस्ट रिमूव्ड, और डस्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं का वहीं है, तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और अपन का एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर 3, बहुत एमपी एग्जांपल है ये भी। व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड, कार्ड को अगर फ्लिक्ड कर दें विद द फिंगर, किसके साथ, फिंगर के सहारे, द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल, जब उसके ऊपर रखा हुआ जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। ये टम्बलर है, टम्बलर मतलब ग्लास जिससे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है। देखो ये अपन क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे, उसमें पानी रख देंगे, ठीक है, पानी रख देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक कार्ड लगा देंगे, ठीक। कार्ड, आप प्लेइंग कार्ड्स ले लो, जो ताश का पत्ती रहता है उसको ले लो, ठीक है, उसको रख दो और उसके ऊपर एक कॉइन रख दो। कॉइन थोड़ा सा भारी होना चाहिए, जैसे 5 का सिक्का ले लेना, एक कॉइन रख देना, ठीक है। अब क्या करना, इसको हिट करना, किसको, कार्ड को, किससे, तो फिंगर से ऐसे करके हिट करना, मारना उसको। मारेंगे तो ये कार्ड क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा कुछ ऐसा, और कॉइन नीचे गिर जाएगा, है ना। जबकि कॉइन तो इसके साथ ही जाना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉइन नीचे गिर जाता है। क्यों, इसका रीजन बताए हैं। बिकॉज व्हेन द कार्ड इज गिवन अ क्विक जर्क, जब हम लोग इसको हिट करेंगे
तो कार्ड क्या होगा, एक झटका मिलेगा कार्ड को झटका मिलेगा जिससे वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। इट स्टार्ट्स मूविंग बट द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट। ये मोशन में आ जाएगा कार्ड, लेकिन उस पर जो रखा कॉइन है वो पहले भी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और कार्ड आगे निकल जाएगा तो कॉइन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड विथ फिंगर। ठीक है, कार्ड को क्या बोल रहे हैं, फ्लिक्ड कर रहे हैं, किसके, फिंगर से। द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर। जो कॉइन उसके ऊपर रखा हुआ है वो नीचे गिर जाता है, किसमें, इस ग्लास में, टम्बलर में। ठीक है, बिकॉज व्हेन द कार्ड इज, क्यों, रीजन बता रहा है, बिकॉज व्हेन द कार्ड इज गिवन ए क्विक जर्क। कार्ड को क्या मिलता है, क्विक जर्क मिलता है, मतलब झटका मिलता है। कब, जब उसको हम लोग हिट करेंगे, किससे, फिंगर से मारेंगे, तो ये ऐसे आगे खिसक जाएगा, लेकिन ये जो कॉइन रखा है वो तो वही का वही रहेगा क्योंकि वो रेस्ट में है। तो आगे लिखा है इट स्टार्ट्स मूविंग, जिससे वो मूव करने लगता है, कौन, कार्ड। बट द कॉइन रिमेन्स एट रेस्ट। कॉइन पहले से रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। हैंस द कार्ड्स मूव अवे, जिससे क्या होता, कार्ड आगे की ओर चले जाएगा। इस डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग, कार्ड्स आगे की तरफ चल जाएगा, एंड द कॉइन फॉल्स इनटू द टम्बलर, और कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो नोट कर लो। अब हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहता था। ठीक, अब हम लोग का इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हैं। इसमें बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। डेफिनेशन देख लो, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि an external force is applied on it, an external force is applied, जब तक कि उस पर external force अपन applied ना करें। This property of the body is called inertia of motion। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, inertia of motion। क्या बोल रहा है inertia of motion में, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर external force अपन applied ना करें। ठीक है, this property of the body is कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ही अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इज कॉल्ड, यहाँ कॉल्ड लिख लेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन का। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस लीन फॉरवर्ड। ठीक है, अभी देखो इससे पहले हम लोग पढ़े थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, उसमें भी बस वाले एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन उसमें बोले थे कि जो पर्सन उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, जब बॉडी पहले रेस्ट में था, मोशन में आया तो पीछे की तरफ झटका लगेगा। अब क्या बोल रहा है, अ पर्सन सिटिंग इन अ बस लीन फॉरवर्ड, अब उसको आगे की तरफ झटका लगता है, मतलब आगे की तरफ वो झुक जाता है, ये बोल रहा है। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस लीन फॉरवर्ड इफ द मूविंग स्टॉप सडनली। ऐसा कब, जब बस जो है मूव करता रहेगा और अचानक उस पर ब्रेक लगा दे, तो जो पर्सन है उसको आगे की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा या झटके लगेगा आगे की तरफ। ठीक, इससे पहले वाले में क्या देखे थे कि पर्सन रेस्ट, बस रेस्ट में था और पर्सन भी बैठा हुआ है उसमें, सडनली चालू किए, रेस्ट से मोशन में आया तो उसको पीछे की तरफ झटका लग रहा था, किसको, पर्सन को। अभी क्या बोल रहा है, मोशन में है बस को रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे तो पीछे की तरफ झुक जाता है, लीन फॉरवर्ड लिखा हुआ है सडनली। तो इसका रीजन बता रहा है, बिकॉज ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स, जब ब्रेक्स लगाते हैं किसमें, बस में ब्रेक लगाएंगे भाई, द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन कम टू रेस्ट विद द बस। ठीक है, जो उसका लोअर पोर्शन रहता है, किसका, जो आदमी बैठा हुआ उसका लोअर पोर्शन किससे कनेक्ट रहेगा, बस के सीट से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे ही बस को रोकेंगे वैसे ही वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और उसको झटका लगेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा, द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी पर्सन कम्स टू रेस्ट विथ बस while the upper portion of this body remain in the state of motion। और उसका जो अपर पोर्शन था वो अगर मोशन में है तो इस मोशन में ही रहेगा। ठीक है, hence the person experience a jerk in the forward direction। और पर्सन को क्या फील होता है, एक जर्क मिलता है, जर्क मतलब एक झटका लगता है आगे की तरफ, एंड लीन इन दैट डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है, झुक जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस लीन फॉरवर्ड, क्या बोल रहा है? अगर कोई पर्सन बस के अंदर है तो उसको लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो झुक जाता है। इफ द मूविंग स्टॉप सडनली, जब बस को सडनली रोका जाता है, अचानक उसको रोक दिया जाता है। बिकॉज ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स, इसका रीजन बता रहा है, जब ब्रेक्स लगाएंगे द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी पर्सन कम्स टू रेस्ट विथ बस। ठीक है, बस को जब अपन ब्रेक लगा के रोकेंगे तो जो आदमी बैठा हुआ है उसका लोअर पोर्शन भी क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ साथ। पहले मूव कर रहा था तो लोअर पोर्शन भी क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, वो रेस्ट में आ जाएगा। while the upper portion of his body remain in the state of motion, और उसका जो अपर पोर्शन पहले मोशन में था तो मोशन में ही अपर पोर्शन रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, और अपर पोर्शन क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। हैंस द पर्सन एक्सपीरियंस अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और उसको आगे की तरफ एक झटका लगता है जिससे वो झुक जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल है इसी का, इनर्शिया ऑफ मोशन का। अ हॉर्स राइडर फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, हॉर्स राइडर मतलब घोड़े पर बैठा हुआ आदमी को आगे की तरफ झटका लगता है या आगे की तरफ गिर जाता है, फॉल फॉरवर्ड। इफ, ये इफ है अपन का, इफ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स, जब हॉर्स क्या होता है? अचानक रुक जाता है तो उसको आगे की तरफ क्या लगेगा? झटका लगेगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। तो सेम एग्जांपल है इसका भी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सेम कर लेना है इसको। ठीक है, जैसे इसको किए थे, क्या लिखेंगे? इसका जो लोअर पोर्शन है वो किससे रहेगा? हॉर्स से कनेक्ट रहेगा। हॉर्स अगर रेस्ट में आएगा तो लोअर पोर्शन भी रेस्ट में आएगा और इसको झटका लगेगा। ठीक, चलो अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। इनर्शिया क्या था वो पढ़ लिए हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके एग्जांपल देख लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन उसके भी एग्जांपल देख लिए। अब आ जाते हैं मोमेंटम में। मोमेंटम क्या होता है? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, किसकी मास और किसकी वेलोसिटी? किसी भी बॉडी की, कोई भी एक बॉडी है जिसके उसी का मास और उसकी वेलोसिटी को के प्रोडक्ट को ही अपन क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा? क्योंकि इसका रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मोमेंटम बोल रहा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसा है? इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर बॉडी मूव करेगा, जिधर उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका क्या होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू M इंटू V। यूनिट इसका देख लेंगे तो हम लोग दो यूनिट पढ़े थे, एक SI सिस्टम है और एक CGS सिस्टम है। SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो kg इंटू मीटर, देखो यहाँ पर क्या दिया है? मास, तो मास का यूनिट क्या होता है? kg, तो kg लिख दिया। फिर क्या दिया है यहाँ पर? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट हम लोग पढ़े हैं मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड लिख दिया। ठीक, अब CGS में तो हम लोग पढ़े हैं कि मास, यहाँ मास है तो मास का क्या होता है? ग्राम, तो ग्राम लिख दिए। और वेलोसिटी का क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, और बुक में कुछ इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, उसी को लिखा हूँ, kg इंटू मीटर, सेकंड का पावर -1 का मतलब है पर सेकंड। ठीक है, यहाँ भी सेकंड का पावर -1, इसका मतलब क्या है? पर सेकंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन तीन मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखिए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन it will continue in motion until and unless an external force is applied on it. It is also called law of inertia and Galileo's first law। ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या हुआ, पहले तो इस लॉ को जो फर्स्ट लॉ है उसको गैलीलियो ने बनाया था, इसलिए इसको गैलीलियोस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, गैलीलियोस फर्स्ट लॉ, पहले गैलीलियोस का लॉ था ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसको गैलीलियो बनाया था। फिर उसके बाद क्या किया, न्यूटन इसी के आगे स्टडी किया और स्टडी करके वो तीन लॉ बना दिए, इसलिए उसने अपने फर्स्ट लॉ का नाम गैलीलियोस फर्स्ट लॉ भी बोला। ठीक है,
देखो इसमें क्या बोलता है फर्स्ट लॉ में, इफ अ बॉडी इज रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, आप जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करते। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया, और इसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लॉ ऑफ इनर्सिया? क्योंकि इनर्सिया का डेफिनेशन में भी हम लोग यही चीज देखे थे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ जाते हैं अपन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उस पर डिपेंड करता है, किस पे? फोर्स पे। ये फोर्स डिपेंड करता है किस पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर। ठीक, थर्ड लॉ में आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन के अपोजिट, एक अपोजिट उसका क्या होगा? अगर कोई एक्शन होगा तो उसके अपोजिट उसका क्या होगा? रिएक्शन भी होगा, और वो क्या होगा? इक्वल होगा किसके? एक्शन के। ठीक है, जैसे कि आप एक टेनिस बॉल ले लो और बॉल को दीवार में मारिए, जितने तेजी से मारेंगे वो पड़ के उतनी तेजी से वापस आ जाएगा। तो यही बोल रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन भी होगा उसका। एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है, while firing a bullet from a gun the gunner experience a backward jerk। ठीक है, क्या बोल रहा है? while firing a bullet from a gun, गन से जब बुलेट निकलता है तो गनर मतलब गन चलाने वाला, एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क, उसको झटका लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसका रीजन है द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विथ लार्ज वेलोसिटी। बुलेट क्या होता है? मूव्स करता है लार्ज वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है। ड्यू टू एक्सप्लोजन द गन पाउडर के एक्सप्लोजन के कारण अब बैकवर्ड फोर्स एक्ट ऑन गन, और एक बैकवर्ड फोर्स लगता है उसमें, किसमें? गन में, पीछे की तरफ गन में एक फोर्स लगता है। वाइल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स। ठीक है, विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स। वो क्या होता है? जो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जो जितने झटके के साथ वो गोली आगे गया है उतने ही इस पीछे की तरफ रहेगा, तो उसके इक्वल होता है वो फोर्स के। विच कॉजेज द मोशन बुलेट। ठीक है, द मोशन ऑफ बुलेट, वही बोल रहा है, बुलेट की मोशन के कारण। हैंस द गनर एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क, और गनर को क्या होता है? एक बैकवर्ड जर्क लगता है, मतलब पीछे की तरफ झटका लगता है। देखो, जैसे कोई गनमैन है, गन चला रहा है, गन चलाएंगे तो क्या होगा? बुलेट निकलेगा। तो बुलेट क्या होता है? तेजी से निकलता है, गोली जो होता है वो तेजी से निकलेगा, तो एक झटका देगा, तो झटका पीछे की तरफ, तो एक्सपीरियंस किसको लगेगा? जो गनर चला रहा है, जो आदमी चला रहा है उसको लगेगा झटका। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसका, किसका? टू एवरी एक्शन के बाद क्या होता है? एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो, लेट कर लेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, किसके लिए? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। लेट m इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, m क्या है हम लोग का? मास है, किसका? किसी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है किधर? एक स्ट्रेट लाइन में, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो क्या है? u, इनिशियल वेलोसिटी लिखा हूं। ठीक, अब उस पर फोर्स अप्लाइड कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में, जैसे ये अपन का ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अपन फोर्स लगा देंगे, तो फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा? ये पहले से मूव कर रहा है और इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो v है। ठीक है, तो अब अपन को फॉर्मूला निकालना है इसका। तो सबसे पहले इसकी मोमेंटम में चेंजेस आ गया, मोमेंटम चेंज आ गया। पहले मोमेंटम कुछ और था और अभी का मोमेंटम कुछ और है, तो इनिशियल मोमेंटम पहले निकालेंगे बॉडी का। इनिशियल मोमेंटम समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? m है, और वो किधर मूव कर रहा है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किस वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब उस पर क्या कर दिया अपन?
फोर्स अप्लाइड कर देंगे। फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उधर ही अपन क्या लगा दे रहे हैं, ये फोर्स लगा दे रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ तो मतलब वो वेलोसिटी क्या ले लेंगे अपन, फाइनल वेलोसिटी भी। ठीक है, अब उसकी मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल में मास m है और वेलोसिटी क्या है, u है, mu हो गया pi की वैल्यू, इनिशियल मोमेंटम। pi का मतलब है इनिशियल मोमेंटम। फिर निकालेंगे क्या, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को pf से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो m ही रहेगा, लेकिन इस बार वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, v। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चेंजेस आया जब उस पर फोर्स लगा दिया, तो चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है अपन का, mv, इनिशियल कितना है, mu। यहाँ से m कॉमन है, निकाल देंगे तो क्या आ गया, v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम निकल गया हम लोग का, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, v माइनस u, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करते हैं डेल से। डेल क्या है, चेंज, और वेलोसिटी को v से। चेंज इन मोमेंटम को क्या करेंगे, डेल p से डिनोट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले क्या निकाल लिए, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये अपन का m कॉमन हो गया, यहाँ से v माइनस यू। v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल v से डिनोट करते हैं और चेंज इन मोमेंटम को डेल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लगा देंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फॉर्मूला था हम लोग का F प्रोपोर्शनल डेल p अपॉन डेल t, ये फॉर्मूला था। तो F प्रोपोर्शनल हटा दो तो k कांस्टेंट आ जाता है हमेशा, तो डेल p अपॉन डेल t। तो F इज इक्वल टू k डेल p का वैल्यू कितना हम लोग का, m डेल v अपॉन डेल t। यहाँ अपन डेल t था तो अपन में डेल t लिख दिए, तो F इज इक्वल टू k m डेल v अपॉन डेल t को एक साथ लिख देंगे। तो डेल v अपॉन डेल t क्या है, देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। पढ़ाया था इसको अपन। तो F इज इक्वल टू k m a, इफ k इज 1, इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k इक्वल टू अगर 1 ले ले हम लोग, कांस्टेंट को 1 ले ले, तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, F इज इक्वल टू ma। ये मेन फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, फॉर्मूला था F प्रोपोर्शनल डेल p अपॉन डेल t। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट k आ गया। ठीक है, अब डेल p का वैल्यू, तो डेल p का वैल्यू है m डेल v, यहाँ पुट कर दिए। अब डेल और डेल वाले को एक साथ लिख दिया, ये देखो लिख दिया। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, डेल का मतलब क्या है, चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन, तो लिख दिया एक्सेलरेशन। अब k की जगह क्या पुट कर देंगे, 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू ma। चलो इसको नोट कर लीजिए, आज के लिए फिर काफ़ी है। ओके, थैंक यू।